देश की पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। बंगाल जीतकर उन्होंने जो चर्चा हासिल की थी उससे कई ज्यादा चर्चा उन्होंने सरकार बनाने के बाद राज्य में बीजेपी को टूटने की कगार पर लाकर बटोरी है। अपने इसी तेवर की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में एंटी बीजेपी वोटर के बीच हीरो की मानंद देखी जा रही है और जो विपक्ष मोदी के जादू में पस्त सा दिख रहा था उसको भी ममता के जरिए एक ताकत मिली। यहीं से राजनीतिक गलियारों में यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या ममता राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बन सकती हैं। मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगी कि वे कौन सी बातें हैं जो ममता को विपक्ष का चेहरा बनने में मददगार साबित हो सकती है और किन वजहों से ऐसा होने से मुश्किल हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको ममता से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगी कि कांग्रेस में रहते हुए वह क्यों अपने प्रदेश अध्यक्ष को तरबूज कहा करती थी और जो बाद में कांग्रेस से उनके निष्कासन की वजह भी बना। यह तो सभी जानते होंगे कि ममता की पॉलिटिक्स कांग्रेस से शुरू हुई थी। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करती थी और 1984 के लोकसभा के चुनाव में सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज को हराकर महज 29 साल की उम्र में संसद पहुंच गई थी। कांग्रेस से बगावत की उनकी वजह यही थी कि वह वामदल सरकार के खिलाफ अपनी पार्टी के दिखावे की लड़ाई से सहमत नहीं थी। 1996 में सोमेन मित्रा को जब बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया तो ममता से उनका टकराव और बढ़ गया। वह मित्रा को इस वजह से तरबूज कहती थी क्योंकि तरबूज ऊपर से हरा दिखता है लेकिन अंदर से लाल होता है। चूंकि लाल रंग वाम दलों के झंडे का होता है इसलिए तरबूज के जरिए ममता का इशारा मित्रा के वाम दलों से मिले जुने होने की तरफ हुआ करता था। टकराव बढ़ता गया अतः 1997 गुजरते गुजरते उन्हें कांग्रेस से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद 1 जनवरी 1998 को उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। मैं उनसे जुड़ी एक और बात भी बताऊंगी लेकिन वह आखिर में पहले अब वह बात हो जाना ज्यादा जरूरी है कि जिसकी वजह से मैं यहाँ ममता की चर्चा कर रही हूँ। 2014-2019 दोनों चुनाव में देखा गया कि विपक्ष मोदी के खिलाफ कोई चेहरा नहीं पेश कर पाए और घोषित तौर पर राहुल गांधी को ही चेहरा माना जाता रहा है। राहुल इस कसौटी पर खड़े नहीं उतर पाए। अब यह बात कोई ठगी छुपी नहीं रह गई है कि 2024 के चुनाव में अगर विपक्ष तन कर खड़ा होना चाहता है तो उसे मोदी के मुकाबले एक मजबूत चेहरा पेश करना ही होगा। एक वक्त जब नीतीश कुमार बिहार में विपक्ष की महागठबंधन सरकार चला रहे थे तो उन्हें 2019 के मद्देनजर विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश करनी बात हो रही थी, लेकिन 2019 से पहले ही उन्होंने विपक्ष के पाले में निकलकर बीजेपी के साथ पकड़ लिया। विपक्ष के बीच एक चर्चा यह भी हुई कि अगर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने में लगातार फेल साबित हो रही है तो क्यों न गैर बीजेपी गैर कांग्रेस क्षेत्रीय दल गोलबंद होकर थर्ड फ्रंट जैसा विकल्प पेश करे। अगर ऐसा होता भी है तो भी एक चेहरा तो पेश करना ही होगा क्योंकि सारी लड़ाई तो चेहरे की है। विधानसभा चुनावों पर नजर डालिए। विपक्ष को उन राज्यों में 2014 के बाद भी जीत मिली जहां उसके पास बीजेपी के मुकाबले मजबूत चेहरे थे। लोकसभा चुनाव में विपक्ष इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता है कि अगर मोदी नहीं तो फिर कौन, और यही से इसकी दिक्कतें शुरू होती जाती हैं। 2024 के लिए ममता बनर्जी इसलिए विपक्ष का चेहरा बनती दिख रही हैं कि 1.5 महीने पहले बंगाल फतेह कर उन्होंने जो दमखम दिखाया है वैसा दमखम दिखाने वाला चेहरा विपक्ष के पास फिलहाल कोई नहीं। ममता ने वह चुनाव एक तरह से मोदी के मुकाबले जीता। ममता अगर किसी छोटे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही होती तो यह कहा जा सकता है कि उस राज्य का बहुत महत्व नहीं है, लेकिन बंगाल लोकसभा की सीटों की संख्या के हिसाब से यूपी महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पर आता है। बिहार भी उससे पीछे ही है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि किसी लहर से जीत गई हैं और उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। बंगाल जैसे बड़े राज्य की एक लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री हुई हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, यूपी और एनडीए दोनों के साथ काम किया। 1970 से पॉलिटिक्स में है और जैसा मैंने पहले बताया 1984 में उन्होंने पहला चुनाव जीता था। एक वक्त ममता के लिए कहा जाता कि वह तुनक मिजाज है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग मिजाज के दलों को साथ लेकर चल पाना उनके बस की बात नहीं। यह भी कहा जाता था कि वह बांग्ला भाषी हैं, हिंदी भाषी और दक्षिण राज्यों के साथ अपने को कनेक्ट नहीं कर पाएंगी। ऐसे में इन राज्यों में उनके नाम पर वोट हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन ममता ने इस पूरे चुनाव में एक परिपक्व राष्ट्रीय नेता के रूप में अपने को पेश किया। चुनाव के बीच में उन्होंने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के करीब 2 दर्जन नेताओं के बीजेपी के खिलाफ जिस रूप से समर्थन मांगा वह एक परिपक्व राजनेता वाला ही कदम था। रही बात उनके बांग्ला भाषा की तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जिस तरह की जीत दर्ज की है इसके बाद भी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं।
उससे बड़ी उनकी लोकप्रियता ने भाषा वाला संकट खत्म कर दिया। उनका चेहरा ही बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि छवि आप इंसान और गरीबी की हितैषी वाली है। इसके जरिए विपक्ष को एक बड़ा वोट बैंक मिल सकता है। एक सवाल यह हो सकता है कि शरद पवार भी तो हैं, वह तो किंग मेकर कहे जाते हैं, एक विपक्ष का चेहरा क्यों नहीं बन सकते? तो ममता के मुकाबले वह 19 इसलिए साबित हो रहे हैं, समय समय पर वह मोदी के साथ अपनी जो निकटता दिखाते हैं वह उनकी विश्वसनीयता को कमजोर करती है। ये क्षेत्रीय दल के बड़े नेता से हमारी बात हो रही थी कि उस नेता का कहना था कि पवार साहब को लेकर यह कहना मुश्किल होता है कि कब हमारे हैं कब मोदी के। बहुत कम ही दल ऐसे होंगे जो नेता के रूप में स्वीकार करना चाहेंगे। एक और भी सवाल कि 2024 के फाइनल में जाने से पहले राज्यों में जो चुनाव होंगे उसमें ममता की क्या भूमिका होगी? इतना तय है कि राज्यों में वह किसी दल विशेष के समर्थन में नहीं जाएंगी, लेकिन बीजेपी को हराने की अपील जरूर करेंगी। ममता से जुड़ी एक दिलचस्प बात और साल 1975 था, ममता महज 20 की थी। यह वह वक्त था जब जयप्रकाश नारायण पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ अलग जगाने के लगे हुए थे। वह कोलकाता भी गए। ममता कांग्रेस की स्टूडेंट लीडर थी। जयप्रकाश नारायण के प्रति विरोध दर्ज कराने को वह अपनी कार के बोनट पर ही चढ़ गई और वापस जाओ और नारा लगाने लगी। जयप्रकाश नारायण हतप्रभ रह गए। उन्होंने पूछा ये लड़की कौन है? उन्हें बताया गया कि ये कांग्रेस की है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे ही नौजवान की जरूरत है, लेकिन अफसोस यह सही लड़की गलत जगह है। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।